Hello and welcome to the Tej Civils News Bits program. Today we will cover important current editorials from 26th and 27th August. तो start करते हैं. So GS1 में तीन important आर्टिकल थे. The first one was regarding dowry system. Recently आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. तो dowry system and इसके जो related issue है ये हमारे लिए important हो जाते हैं. Then there was a very good article विच कनेक्टेड की जेंडर एंगल टू इंडियाज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की जो करंट टैरिफ सिस्टम या जो करंट टैरिफ वॉर हम पे चल रही है तो उसका जेंडर वल्नरेबिलिटी से हमारा क्या रिलेशन है. बहुत अच्छा और यूनिक पर्सपेक्टिव था. यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल. देन एज यू नो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल पूरे हो गए हैं तो उसका एक एनालिसिस था बाय द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, तो विच इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल. देन GS2 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल था. देन recently India conducted the drop test for the Gaganyaan, so it's become important for us. Then what is the issue ongoing with the Kaveri engine delays? Then there were two articles which connect कि इंडिया कैसे ओशन में अपने सेल्फ लैंड्स को एस्टेब्लिश कर रहा है. Then we have Salwa Judum judgment. Then the article was related to parliamentary productivity and the criminalization of politics. Then the next article is from freedom of speech versus article 21. So this is a very good debate. It can be useful in interview as well. And the last article we have is from India Japan relations and the recent ongoing SEO summit. So let's start with this, the first article. ये जो आर्टिकल है डाउरी सिस्टम पे काफ़ी अच्छे डेटा हमको प्रोवाइड करता है एंड इट ऑल्सो सजेस्ट सम यूनिक वे कि कैसे डाउरी सिस्टम को कम किया जा सकता है. तो एज वी स्टार्ट, सबसे पहले मैम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा देती है कि पर डे इंडिया में 17 डाउरी दैट जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है. इफ़ यू सी द NCRB डेटा ऑफ 2022 बिकॉज दैट वाज द लेटेस्ट वी हैव, तो NCRB 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 2022 में ही 6,450 डाउरी डेट्स रजिस्टर्ड की गई. दैट मीन्स कि पर डे हमारे यहाँ 17 डाउरी डेट रजिस्टर्ड की जाती है. सो इफ़ वी गो बाय दैट कैलकुलेशन इन द 2025 एटलीस्ट वी वुड हैव रजिस्टर्ड अराउंड 4,000 डाउरी डेट. तो इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न. आप इस डेटा को अपने सोशलॉजी का अगर डाउरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें एज अ इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं कि एवरी डे 17 डाउरी डेट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन 2022. अब आगे मैम ने एक वर्ल्ड बैंक की काफ़ी अच्छी केस स्टडी सजेस्ट करी थी कि कैसे डाउरी जो है इट डजेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर जोग्राफी, रिलीजन, कास्ट और क्लास. अगर आप सभी तरह के जोग्राफी सोशियोलॉजिकल स्टाटा में देखेंगे तो ये जो प्रिवलेंट है ये बहुत प्रिवलेंट है. एंड वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में डाउरी प्रिवलेंस की जो रेट है दैट इज़ अराउंड 90%. तो ये वर्ल्ड बैंक स्टडी है विच वॉज कंडक्टेड ऑन द 40,000 रूरल वेडिंग बिटवीन 1960 एंड 2008. तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने पाया कि 90% से भी ज़्यादा मैरिजेज में डाउरी का जो सिस्टम है वो देखा गया है. तो दिस स्टडी यू कैन कोट इन योर मेंस आंसर. नेक्स्ट मैम टॉक्स अबाउट कि कैसे ये जो डिमांड है ये ना ज्योग्राफी देखती है, ना कास्ट, ना क्लास, ना रिलीजन. इट इज़ प्रिवलेंट इन एवरी स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, प्रिवलेंट इन एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी क्लास. तो अब डाउरी के रिगार्डिंग क्या प्रोटेक्शंस हैं वो भी हम आने वाले आर्टिकल्स में, आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. साथ ही मैम ने दो इम्पॉर्टेंट सजेशन दिए थे कि कैसे डाउरी सिस्टम को सोशलॉजी रूप से या समाज में इसका जो प्रचलन है उसको कम किया जा सकता है. तो द फर्स्ट वन मैम गेव इसकी एवरी ईयर अ पद्मश्री अवार्ड टू वन वीमन हु पब्लिकली स्पीक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, ताकि हमारे समाज में कैसे रोल मॉडल्स स्टैब्लिश किए जा सके. सेकेंडली, कंसिडर गिविंग नेशनल अवार्ड्स एंड टैक्स ब्रेक टू फिल्म दैट सेंटर द इम्पैक्ट ऑफ डाउरी सच एज द मलयालम फिल्म पॉन मैन. तो आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट दिस मूवी इज अबाउट. सो लेट्स सी कि ये पूरा जो साइकिल है डाउरी का ये कैसे अपने आप को री इन्फोर्स करता है. तो देयर एग्जिस्ट अ विशियस साइकिल ऑफ डाउरी. आप देखिए जन्म के समय से ही जब बच्चा देखता है कि समाज में इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन है तो सबसे पहले उसका अटेंशन जाता है. देन ही हिमसेल्फ विटनेस दीज थिंग, तो उसका रिटेंशन होता है उस मेमोरी में. देन व्हेन वी सी कि द व्हेन द सेम चाइल्ड बिकम अ टीनेजर और अडल्टहुड ही सीज कि जो डाउरी है इट इज़ बीइंग यूज एज अ मेजर ऑफ प्राइड
रिलेशन, चाहे वो पॉलिटिकल सोसाइटी में हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटीज़ में हो, डाउरी जो है वो मैरिज सिस्टम में यूज़ की जा रही है, तो वो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। आपने सुना भी होगा कि हमारे समाज में ये बहुत प्रचलन है कि किस प्रकार दहेज और शादी का लेना देना है, तो इट मोटिवेट करती है उस पर्सन को, एंड फाइनली it reinforces and that same person when he marries he also opted for the dowry, so it create a vicious cycle of attention, retention, motivation and reinforcement. You can just draw a small diagram in mains if this question is asked. साथ ही हम इसे GS3 की सोशलो GS3 की साइकोलॉजी में जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उससे भी इसको हम रिकनेक्ट कर सकते हैं, कि जो अल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी कि बच्चा जो है वो अपने समाज को ही देख के बड़ा होता है। तो अब वो समाज में चाहे आपके मूवीज़ आ जाएं, चाहे आपके पॉलिटिशियंस आ जाएं, आपके ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं, आपके टीचर्स आ जाएं, जब वो भी सेम बिहेवियर रिपीट करते हैं तो बच्चा उसी बिहेवियर को रिपीट करता है, एंड फाइनली इट गॉट reinforced into his behavior and this vicious cycle keep on repeating itself. So this was the movie ma'am suggested, The Pawn Man. So it's a very good movie from the Malayalam movie industry which इन इंग्लिश मीन द गोल्ड मैन। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं आप कोट कर सकते हैं अपने GS2 आंसर में भी, जहाँ पे कि रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी पूछा गया हो, वे अहेड टू प्रमोट सच सिनेमा, ताकि जो डाउरी सिस्टम है समाज में उसकी स्वीकार्यता को कम की जा सके। तो दिस मूवी डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी, कि कैसे अभी भी डाउरी सिस्टम वाइड स्प्रेड है वेदर इट्स रूरल और दी अर्बन एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाउरी सिस्टम पे हमारे पास लीगल सेफगार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। उसके बाद जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी सेक्शन 80 एंड सेक्शन 85 एंड 86 इट टॉक्स अबाउट द डाउरी। तो सेक्शन 85, सबसे पहले सेक्शन 80 को देखते हैं। तो व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट? सेक्शन 80 हमारी डाउरी डेथ से डील करती है, कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज। तो ये एक टाइम लिमिट पुट कर देती है सेक्शन 80 ऑन द डाउरी डेथ विच इज 7 years, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death. तो डाउरी डेथ को जो है वो सेक्शन 80 डिफाइन करती है। ये हमारे PSI के जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट है उनके लिए भी इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ या फाइनल इंटरव्यूज में भी आपसे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग लीगल सेफगार्ड्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी सेक्शन 85। तो सेक्शन 85 जो है ये बताती है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वीमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी, और सेक्शन 86 आपके क्रुएलिटी को डिफाइन करती है। तो अगर आप क्रुएलिटी के लिए जाते हो तो क्रुएलिटी शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। एंड सेक्शन 86 डिफाइंस योर क्रुएलिटी, कि क्रुएल्टी में क्या क्या आ जाएगा, कि एनी विलफुल कंडक्ट विच इज सच अ नेचर एज लाइकली टू ड्राइव द वीमन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ लिम्ब और हेल्थ वेदर मेंटल। तो ये देखिए मेंटल ट्रॉमा को भी आप क्रुएल्टी में काउंट करते हैं, नॉट ओनली फिजिकल ट्रॉमा। देन harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account, मतलब उस या तो वेमन या उसके परिवार या उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन से इस तरह की अनलॉफुल डिमांड करना भी उसके क्रुएल्टी में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन थे जो डाउरी प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल एंड आई मस्ट से कि इस तरह के एटलीस्ट ये जो आर्टिकल है यू शुड कट कॉपी पेस्ट इन योर मेंस नोट्स, बिकॉज इस आर्टिकल में जिस तरह का डेटा और कोड्स यूज़ की गई थी यू कैन रिफ्लेक्ट एट मल्टीपल प्लेसेस इन योर मेंस आंसर्स। तो सबसे पहले सर बात करते हैं कि अभी इंडिया का जो टैरिफ वॉर चल रहा है इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आवर एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, बट इसका जो जेंडर एंगल है कि कैसे इंडिया में जो जेंडर गैप देखा जाता है उसका हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी गुड कोट विद सर स्टार्ट कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन lies in the strength of its women. India's failure to economically empower half its population is not just a social concern, it is now a strategic liability. So you can see ki how impactful this quote is. You can use this in mains in your essay introduction as well.
नेक्स्ट सर बात करते हैं कि कैसे इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, स्पेशली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट हैज़ रिमेंड स्टक बिटवीन 37% एंड 42%, जो कि अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें, फॉर एग्जांपल चाइना का 60% है, जापान के लिए नियरली 70% है। एंड आईएमएफ की रिपोर्ट हमने प्रीवियस न्यूज़ बिट्स में भी कवर करी थी कि एज पर आईएमएफ रिपोर्ट, अगर इंडिया अपना जेंडर गैप को कवर कर लेता है तो नियर लॉन्ग टर्म में इंडिया की जीडीपी 27% का इम्पैक्ट पॉजिटिव रूप से देख सकती है। अब सर ने आगे इसमें पॉइंट डिस्कस किए थे कि क्या पॉइंट है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो रूरल एरिया में कम है, साथ ही अर्बन एरिया में कम है। इसे हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये पूरे आर्टिकल की समरी है, आप चाहे तो इसे एज इट इज़ अपने मेंस आंसर्स में कॉपी कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखते हैं कि इंडिया का करंट जो है वो 37% से 42% के बीच में रेंज करता है, बट इफ़ इसी केस ऑफ चाइना इट इज़ नियरली 60%, और जापान के केस में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नियरली 70% है। जापान ने जब अपने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को 63 से 70% बढ़ाया तो उनकी जीडीपी में, पर कैपिटा जीडीपी में 4% का इंक्रीज देखा गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप नीदरलैंड का पार्ट टाइम वर्क मॉडल देखें तो नीदरलैंड में बेसिकली वीमेंस को पार्ट टाइम वर्क अलाउ किया जाता है, दे स्टिल गेट द सेम बेनिफिट एज द रेगुलर वर्क। उससे क्या होता है कि वीमेन को सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, और उसकी जो फैमिली कंडीशन, जो उसकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ एबल टू फुलफिल दैट ऑल्सो। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वीमन के जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में गैप आ जाता है, नीदरलैंड का जो पार्ट टाइम मॉडल है इट शोज अस अ वे अगेंस्ट दैट। इसके बाद सर ने रीज़न डिस्कस किए, तो आप रीजंस को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इवन योर मेंस, कि कैसे अर्बन वीमन के क्या इशू है, क्योंकि वीमन जो है रूरल एरिया में उनके अपने इशू हैं, अर्बन एरिया में उनके अपने इशू हैं। अर्बन एरिया में क्या इशू है, सेफ्टी का कंसर्न है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतनी सिक्योरिटी नहीं है, वर्क प्लेस पे सैनिटेशन का इशू है, अनपेड केयर वर्क जो उनके होम में प्रिविलेंट है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। तो ये तो हो गए अर्बन एरिया में। अब रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में भी सेम अनपेड वर्क है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है कि वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग एरिया वाइज। साथ ही सर ने काफ़ी अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि कैसे फॉल इन, ये तो हमने देखा कि पॉजिटिव एग्जाम्पल थे कि कैसे जापान ने अपनी पर कैपिटा जीडीपी 4% से ज़्यादा बढ़ाई, लेकिन अगर आप ग्रीस और इटली का एग्जाम्पल देखेंगे तो जब वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डाउन हुआ तो उनकी जीडीपी उस प्रोपोर्शन से भी तेज ज़्यादा प्रोपोर्शन से डाउन हुई। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव रिमाइंडर की तरह भी काम करता है कि कैसे इटली और ग्रीस की जो इकोनॉमी है, नाउ वी सी देयर इज अ डिक्लाइन इन देयर पर कैपिटा जीडीपी एज वेल। तो ये जो है वो हमारे लिए एक स्टार्क रिमाइंडर है कि वी हैव टू वर्क अपॉन इंक्रीजिंग आवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नेक्स्ट में सर ने काफ़ी अच्छा कोट किया कि कैसे इंडिया को शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म से हट के, या फिर जो हमारे यहाँ ब्लैंकेट कैश ट्रांसफ़र है उससे आगे आके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेने पड़ेंगे ताकि हम अपने वेमन को इकोनॉमिक रूप से एम्पावर कर सके। तो इसमें सर ने दो अच्छी स्कीम्स का यूज़ किया था एंड वी कैन कोट देम इन आवर मेन्स एज वेल। तो फर्स्ट स्कीम इज़ कर्नाटका शक्ति स्कीम। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने शक्ति स्कीम लॉन्च करी जिसके तहत वुमेन्स को पब्लिक बस में फ्री अलाउ किया गया। उससे क्या हुआ कि 2023 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो जो फीमेल राइडरशिप थी इट हैज़ सर्ज बाय ओवर 40%। तो इससे क्या हुआ कि वुमेन को मोबिलिटी फॉर वर्क मिला, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, स्पेशली जो रूरल से अर्बन एरिया में आने में उनके अफोर्डेबिलिटी का इशू था वो कम हुआ। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया उनके फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे भी। इसी तरह से अगर आप राजस्थान के इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम देखें जिसका फॉर्म करंटली नेम चीफ मिनिस्टर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो इस स्कीम में भी ओवर 4 करोड़ पर्सन डे ऑफ वर्क क्रिएट किए गए विथ नियरली 65% ऑफ जॉब्स गोइंग टू द वीमेन। अब इसकी सबसे अच्छी फीचर्स क्या था, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल थी, इट वाज नियरली रेप्लिकेटिंग द नीदरलैंड मॉडल। तो ये फ्लेक्सिबल थी, नेबरहुड बेस्ड जॉब इसमें प्रोवाइड की गई, सैनिटेशन, ग्रीनिंग, केयर वर्क एटसेट्रा सेक्टर में। साथ ही जो महिलाएं डोमेस्टिक ड्यूटी के कारण अपने वर्कफोर्स में आने से रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी उनको इन्होंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड किया। तो दिस वाज द नीदरलैंड मॉडल विच वी रेप्लिकेटेड इन आवर इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, आपने सभी ने अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा विच इज़ अ लीडिंग गिग प्लेटफॉर्म। तो आप इसको गिग इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हैं अपने GS1 मैनेजमेंट के आंसर्स में कि कैसे गिग इकोनॉमी वीमेन को भी एम्पावर कर रही है।
तो अर्बन कंपनी का अगर आप केस देखें तो अर्बन कंपनी में 15,000 से भी ज़्यादा वीमन सर्विस प्रोवाइडर है, विच आर दे आर अर्निंग 18,000 टू 25,000 इन अ मंथ। साथ ही उनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे भी उनके ध्यान दिया जाता है। तो कैसे गिग इकोनॉमी भी इंडिया के वीमन एम्पावरमेंट में मदद कर सकती है, उसको भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। लास्टली सर ने इसको समराइज करते हुए काफ़ी अच्छे कोट यूज़ करे कि इंडियाज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी आर नॉट जस्ट ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल थ्रेट्स, दे ऑल्सो स्टेम फ्रॉम द इंटरनल नेग्लेक्ट स्पेशली इन टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग एज वीमन। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है उसका हमारी जेंडर इनइक्वालिटी और हमारे जो जेंडर पे गैप इंडेक्स है या वर्क में जो हमारा डिफरेंस है उससे कैसे रिलेशन है, दिस आर्टिकल कवर्स इट इन अ वेरी इम्पैक्टफुल मैनर। दिस इज़ वन आर्टिकल विच वी वांट कि आप इसको लाइन बाय लाइन रीड कीजिए एंड जस्ट नोट डाउन वट एवर इंपॉर्टेंट कोट्स एंड द डेटा यूज इन दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो एम नागराजू जी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है एंड दिस एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है, बिकॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाई गई थी, इट हैज़ completed its 12 years। तो इसके पूरे एनालिसिस को हमने एक डायग्राम के रूप में आपके लिए प्रेजेंट किया है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सच स्मॉल स्मॉल डायग्राम्स इन योर मेन्स। तो सबसे पहला तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 56 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिसमें से सब 56% जो थे वो वीमन बेनिफिशियरी थे। साथ ही 38 करोड़ अकाउंट जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में खोले गए। अब इसको हमने स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करते हुए आंसर किया है कि कैसे ये वीमन को एम्पावर करती है। जब वीमन एम्पावर होती है तो हाउस होल्ड एम्पावर होता है, जब हाउस होल्ड एम्पावर होता है तो सोसाइटी, एंड सोसाइटी एम्पावर होगा तो जब आपका नेशन भी एम्पावर होगा। तो अलग अलग आपने 1 2 3 4 स्टेक होल्डर बना दिए, सब में आपने 3 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो यू कैन जनरेट 12 पॉइंट्स फ्रॉम दिस आंसर। सबसे पहले वीमन में आप देखिए कि 56% वीमन के अकाउंट्स खोले गए, विच गिव्स कि फाइनेंशियल कंट्रोल वीमन को मिला, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वीमन को मिली। इसके साथ ही हाउस होल्ड लेवल पे आप देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टार्ट हुए, जिससे कि जो करप्शन लीकेजेस है इट गोज डाउन। एमएसएमई जैसी ये स्मॉल जो हेल्प ग्रुप्स थे उनको क्रेडिट एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया। पहले जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का डेट ट्रैप था उससे लोग बाहर आना स्टार्ट हुए। साथ ही बैंक कवरेज जो कि केवल 59% थी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बैंक कवरेज। अब जब हाउस होल्ड एम्पायर हुए तो आपके रूरल इंडिया कैसे एम्पावर हुआ कि सबसे पहले आपने सोशल सिक्योरिटी पहुंचाना स्टार्ट करी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का फ़ायदा भी आप प्रधानमंत्री जनधन योजना से लिंक करके उन्हें दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इससे रूरल एरिया में सोशल सिक्योरिटी भी आई। और ये डेट ट्रैप वाले पॉइंट्स आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। अब ये हो गया सोसाइटी की बात। अब नेशन एज अ लार्ज इससे कैसे बेनिफिट हुआ, आपकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, डिजिटल इकोनॉमी को पुश मिलने लगा। हमने देखा कि कैसे यूपीआई का राइज हो रहा है, और जब यूपीआई का राइज होगा तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी होगा, विच विल ऑल्सो protect India from external vulnerabilities of tariff or the payment system in future। तो कैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना ना केवल एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल है, बल्कि इट ऑल्सो सर्व एज अ टूल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, विच मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर और एक डिटरेंस देता है अगेंस्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पूरे ही तीनों ही जीएस पेपर में इंपॉर्टेंट है। आपसे मैनेजमेंट में भी इससे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, एथिक्स पेपर में भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या इशू है, कैसे इसमें क्षेत्रीय असमानता है या क्षेत्रगत असमानता है, और इसी जो है वो किस सिद्धांत पर लाया गया था। तो सबसे पहले तो ये जिस सिद्धांत पर लाया गया था वो था कि कोई नुकसान ना पहुंचाने के दार्शनिक सिद्धांत पे, कि अगर कोई इंडस्ट्री समाज से रिसोर्स लेके प्रोडक्शन कर रही है तो ही और दे शुड गिव बैक टू द सोसाइटी अगेन। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट इशू है वो हम कवर कर लेते हैं। तो रिसेंटली डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनकी एक रिपोर्ट आती है विच स्ट्रेस कि 60% ऑफ द सीएसआर फंड गो टू द टॉप 6 स्टेट। तो ये दिखाता है कि कैसे रीजनल इनइक्वलिटी है सीएसआर फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 60% ऑफ द फंड है दे आर कंसंट्रेट इन द महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड दिल्ली। तो अगर आपसे मेंस में पूछा जाता है तो आप एक छोटा सा मैप बना सकते हैं और ये रीजन जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेटेड रीजन है आप इनको शो कर सकते हैं कि कैसे सीएसआर जो है वो इस एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये तो हो गया कि कैसे इसमें एक रीजनल कंसंट्रेशन का इशू देखा जाता है। साथ ही दिस रिपोर्ट कवर कि वेदर सीएसआर इज गाइडेड बाय कन्वीनियंस
तो DIU जो है उन्होंने 69 इंडिकेटर बेस्ड फ्रॉम 13 ऑफिशियल डेटा सेट्स अक्रॉस द 9 की डेवलपमेंट एरिया जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर एंड सस्टेनेबिलिटी पे अपने एनालिसिस को किया। एंड दे फाउंड कि ओनली 30% ऑफ एलिजिबल रूरल डिस्ट्रिक्ट रिसीव द CSR सपोर्ट दैट अलाइंस विद देयर डेवलपमेंट नीड्स। कि गाँव की क्या नीड है उसको अलाइन लेके अगर हम देखें तो केवल 30% जो है वो एलिजिबल थे। After that, about 23% shows a complete mismatch, while 47% only partially aligned। तो आप एक छोटा सा ऐसा एक पाईग्राफ बना सकते हैं कि कैसे ओनली 30% जो CSR स्पेंडिंग है विच इज़ अलाइन टू द नीड, 47% जो है वो पार्शियली अलाइंड है और 23% जो है वो कंप्लीट मिसमैच है। तो ये दिखाता है कि कैसे कंपनियों के लिए CSR एक कन्वीनियंस बन चुकी है, ना कि उनकी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट सम अदर थिंग्स कि जैसे CSR स्पेंडिंग जो है इट इज़ कंसंट्रेटेड मेनली इन द 3 ब्रॉड एरिया जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसमें 60% से भी ज़्यादा जो हमारा CSR फंडिंग है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, जिस वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में ही कंपनीज काम कर रही है और बाकी जो नीडी एरिया है उस एरिया में इस फंडिंग को यूज़ नहीं किया जा सका। लाइक कि क्रिटिकल सेक्टर है जैसे कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, दे रिसीव्ड इनएडिक्वेट अटेंशन। इसके साथ ही जो CSR इनिशिएटिव है दे लैक इम्पैक्ट असेसमेंट, कि डुप्लीकेट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, शो वीक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लिमिटेड इनोवेशन एंड पुअर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इट शोज कि कंपनी इसको एक जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह यूज़ कर रही है। साथ ही इट ऑफन द प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन अ टॉप डाउन मैनर रादर देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ इशू थे जो CSR के रिगार्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रिपोर्ट है वो कुछ रिकमेंडेशन भी देती है कि कैसे CSR जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कि कंपनी शुड मूव अवे फ्रॉम ट्रीटिंग CSR एज merely a लीगल रिक्वायरमेंट एंड इंस्टेड फोकस ऑन an impact driven approach. Also, Ministry of Corporate Affairs must create clear policies to help companies डायरेक्ट CSR फंड्स टू द रीजन एंड सेक्टर दैट नीड द मोस्ट। क्योंकि हमने जो एनालिसिस देखा कि कैसे ओनली 30% जो है वो नीड अलाइन है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट मस्ट यूज टूल्स लाइक रूरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स टू गाइड CSR स्पेंडिंग। अब इस आर्टिकल में मैम ने ग्लोबल लेवल से कंपैरिजन किया कि कैसे केवल इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कंपनियों को CSR का जो एक्ट है हमारा उसमें सेक्शन 135 में लीगली उनको CSR में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट इफ़ वी सी द केस ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप, वहाँ पर ज़्यादातर देशों में CSR जो है वो वॉलेंटरी प्रोविज़न पे चलता है। अब इसका क्या कारण है? अगर आप देखेंगे कि ऑफन बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, ये जो बड़े फर्म्स हैं दे यूज टू डोनेट अ लॉट ऑफ देयर वेल्थ। इट इज़ नॉट कि दे डू ओनली फॉर द चैरिटी बट बिकॉज ऑफ द उत्तराधिकार टैक्स विच इज़ प्रिवलेंट इन द सच डेवलप्ड नेशन। तो इस तरह के जो देशों में उत्तराधिकार कर का प्रावधान है कि अगर आपकी इनकम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से $10 मिलियन से ज़्यादा है तो देन नियरली 40% ऑफ योर इनकम इज टैक्स अंडर दैट। इनहेरिटेंस टैक्स का वहाँ पे कंसेप्ट है। तो इंडिया में भी इनहेरिटेंस टैक्स था बट इसकी जो कंप्लायंस थे और जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी, इस वजह से 1985 में से हटा दिया गया। तो ये CSR के रिगार्डिंग क्या इशू है ये हमने देखे। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग थिंग जो हमको मिली दैट वाज कि जीका की एक स्टडी थी विच इज़ एजेंसी। तो इनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी ऑन द CSR ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में जैपनीज़ कंपनीज़ में 49% जैपनीज़ कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया अंडरटेक CSR। तो अब उसमें से 91% तो जो है वो लीगली रूप से एलिजिबल है बट यू विल सी कि 9% ऑफ दैम दे डू सो वॉलेंटरीली। तो ये इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे जैपनीज कंपनी 10% और 9% इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर 10% जैपनीज कंपनी भी वॉलेंटरी CSR में कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये इंडियन कंपनीज के लिए भी एक मैसेज है कि हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम जैपनीज कल्चर। इसके साथ ही अगर अपन जैपनीज कल्चर या जैपनीज कंपनीज के स्पेंडिंग पैटर्न देखेंगे तो वी सी अ वाइड एरिया ऑफ पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन। की इन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन पे नो डाउट इनका भी बहुत ज़्यादा है बट दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन वोकेशनल ट्रेनिंग, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, क्लीन एनर्जी। सो हेयर वी कैन लर्न कि कैसे इन्होंने अपने स्पेंडिंग का डाइवर्सिफिकेशन किया। देन द नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज फ्रॉम गगनयान। अब गगनयान का रिसेंटली इसरो ने कंडक्ट टैक्स ऑर्गेनाइज किया था तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि गगनयान जो है वो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। वी एट तेज सिविल्स आर कंडक्टिंग
टेक्नोलॉजी की जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम मंथ वाइज लेके आ रहे हैं। तो अभी जो सर का फर्स्ट लेक्चर आया था राकेश सर का, उसमें उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मेंस ओरिएंटेड एज वेल एज प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स कवर किए थे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी पे होगा, तो आप उसे जरूर रेफर करिएगा। इन दैट यू विल गेट द डिटेल टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स ऑन दिस गगनयान मिशन एंड दिस ड्रॉप टेस्ट। सो इन दिस वी विल जस्ट सी अ क्विक समरी ऑफ दिस कि गगनयान से हम हमारी इकोनॉमी पे या इंडिया के लिए मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाला जो है वो सर डिस्कस कर लेंगे, इसमें हम केवल मल्टी डायमेंशनल रूप से इसे एनालाइज करेंगे कि साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या होगा। कि सबसे पहले इंडिया में R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का स्पेस इकोनॉमी जैसे सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बूस्ट होगा। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इसका क्या होगा, जो स्पेस रेस है उसमें इंडिया फ्रंट रनर बनेगा। इट एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रेंस। अभी आपने देखा होगा कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है, तो उस ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिटरेंस काम करेगा। देन इट विल एम्पावर योर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, कि आने वाले टाइम में हम भी अदर देशों के लिए इस तरह के मिशन लॉन्च कर सकेंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि स्पेस जो है वो एक पब्लिक गुड है जिसका वाइड एरिया इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या आपकी GIS मैपिंग हो या रिसोर्स मैपिंग हो। तो इसका आपका एक एज अ पब्लिक गुड इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। इस टाइम में विमेन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में और भी विमेन्स प्रभावित होगी गगनयान की सक्सेस से। साथ ही इट विल एम्पावर द फ्यूचर रिसर्च। देन सिक्योरिटी रूप से इसके लिए क्या होगा, आज के टाइम में हर कोई नेशन ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसका स्ट्रैटेजिक रूप से भी यूज़ किया जा सके और इकोनॉमिक रूप से भी यूज़ किया जा सके। तो स्पेस इज बीइंग यूज्ड एज अ ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन रिलायंस हमारा कम हो जाएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और उसके जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारा बेटर हो जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक रूप से क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेस इकोनॉमी करंट टाइम में $650 बिलियन की है और इट इज़ एस्टिमेटेड कि 2035 में ये $1.8 ट्रिलियन तक जा सकती है। तो ऐसे में अगर इंडिया गगनयान जैसे स्पेस मिशन लॉन्च करता है तो आने वाले समय में हमारा जो शेयर है वो इस इकोनॉमी में और भी बढ़ सकता है। तो इस आर्टिकल में बस हमने गगनयान के इस मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट देखे थे कि अलग अलग क्षेत्र में इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग इनपुट्स के लिए आप सर के आने वाले लेक्चर को प्लीज़ रेफर करिएगा। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द डिफेंस इंडिजनाइजेशन। अब कावेरी इंजन का मैटर आपने सुना होगा कि कैसे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो कि 1986 में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी पेंडिंग है। तो मेजर रिटायर्ड अमित बंसल जी ने काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड सच डिले। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं जब आपसे सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस की बात की जाए कि कैसे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जो कि 1986 में स्टार्ट किया था वो आज भी एक सपना बन के रह गया। तो इसमें सर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि सबसे पहले तो देखिए कि खर्च कैसे बढ़ा। कि जब कावेरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तब 1996 तक का टारगेट रखा गया था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और 1986 में इसके लिए 382 करोड़ रुपये अलॉट किए गए। 2004 में ये खर्च बढ़ के 1300 करोड़ हो गया और 2014 तक 2000 करोड़ रुपीज़ के भी पार हो गया था। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक बर्डन इंडिया पे आया, साथ ही सुरक्षा को भी चोट हुई। इस साल 2016 में जो तत्कालीन रक्षा मंत्री जी थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने संसद में बताया कि इस प्रोजेक्ट पर अभी तक 2839 करोड़ रुपीस खर्च हो गए हैं। DRDO और जो GTRI है गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट, तो उनके काफ़ी एफर्ट के बाद भी ये जो इंजन है ये आज भी डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसके क्या क्या कारण है, सबसे पहले तो एक तो अनुभव और संसाधन नहीं है कि जो GTRI है उनको एडवांस जेट इंजन बनाने का काम दिया गया था पर उसका जो अनुभव था वो उनके पास बहुत कम था। अगर 1977 में हम देखें तो उन्होंने ज़रूर एक GTX 337 टर्बोजेट बनाया था बट दैट वाज अ प्रोटोटाइप। इसके साथ ही हमारे पास जेट इंजन बनाने के लिए जो टेस्टिंग सुविधाएं हैं वो अभी भी नहीं है। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल या इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है दैट इज़ वन थिंग वे वी हैव टू बी वर्क अपॉन। साथ ही हमारे यहाँ पे किसी भी पॉलिसी या इनिशिएटिव में कोऑर्डिनेशन इशू आपको हमेशा देखने को मिलेंगे कि GTRE और DRD के जो वरिष्ठ अधिकारी थे दे स्टार्टेड वर्किंग विद देयर लिमिटेड कैपेसिटी, बट हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा जिसके कारण कि हमें काफ़ी समय लगा। तो दैट वाज द इशू। इसके साथ ही जो टेक्निक है, इफ़ वी कीप ऑन डिलिंग सच प्रोजेक्ट तो टेक्निक भी जो है वो एडवांस हो जाती है। नाउ जो वर्ल्ड है इट इज़ वर्किंग टुवर्ड अ 6th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट और हम अभी भी जो कावेरी प्रोजेक्ट है उस पर ही अटके हुए हैं। तो उस जो टेक्नोलॉजी का जो गैप आ जाता है दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। नेक्स्ट कि हमारे पास देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी है फॉर द पार्ट्स दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू। कि 1988 में इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया
तो उसके बाद से हम पे जो प्रतिबंध लगे उसकी वजह से सामग्रियों को बाहर से मंगवाना हमारे लिए महंगा हो चुका था। तो इस वजह से भी हमारे डिफेंस इंडिजनाइजेशन में इश्यू आने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, जो पॉलिटिकल इनर्शिया है, साथ ही इनस्टेबिलिटी, दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि जो प्रोजेक्ट हमने 1986 में स्टार्ट किया था वो अभी भी अधूरा है। तो आने वाले समय में कैसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन में हमारे स्वदेशी जेट इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यह आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, क्या इसके सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होंगे और क्या इसके जियो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होंगे। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सेल्फ रिलायंस इन ओशियन। तो इस इन दिस वीक इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च इट्स एसएलवी इक्षक, जो कि जल मार्गों की सुरक्षा का स्वदेशी प्रहरी है। साथ ही आप देखेंगे कि इंडो फ्रेंच कॉरपोरेशन से इंडिया ने मत्स्ययान जो है उसका इको टेस्ट किया है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन इंडियन ओशन, या फिर जो ओशन इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने में है। तो हमारा जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमने अपने मत्स्ययान 6,000 जो व्हीकल है उसको लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है आने वाले टाइम में कि कैसे इंडिया जो है वो स्पेस में तो देखिए सेल्फ रिलायंट हो चुका है, ओशन में भी इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सकता है। तो आप अलग अलग आर्टिकल्स से आप सिक्योरिटी एंगल से 2-3 एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि कैसे इंडिया का जो लेटेस्ट आईएनएस है या फिर जो इक्षक है या समुद्रयान है, तो ये कैसे इंडिया अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जुदूम जजमेंट। तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वी विल नॉट फॉल इनटू दैट कंट्रोवर्सी, आर एरिया ऑफ इंटरेस्टेड कि ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नक्सलिज्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी हैवी फोकस है एंड वी विल सी कि आने वाले टाइम में नक्सलिज्म को टाइम बाउंड मैनर में वी आर गोइंग टू एलिमिनेट। तो ये हमारी GS3 में इशूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ इंडिया इज अप्रोचिंग नक्सल प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के रीज़न क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या अप्रोच है, एंड व्हाट इज द फाइट बिटवीन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो इस पर हम एक फुल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो यू मस्ट रेफर टू दैट वीडियो। इन दिस आर्टिकल वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ विद द सलवा जुदूम जजमेंट। तो ये पूरा जजमेंट क्या था, 2000 के टाइम पे जब कि नक्सल जो मूवमेंट था वो अपने पीक पे था, तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया जिसके तहत कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। अब ये कौन थे, तो ये सलवा जुदूम इस फोर्स को कहा गया जिसका कि गोंडी भाषा में मतलब था पीस मार्च। तो ये जो थे वो लोकल विलेजर्स ही थे, लोकल ट्राइबल पीपल थे, दोज हु वर फेसिंग द एट्रोसिटीज ऑफ दिस नक्सल मूवमेंट। तो इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट के तहत सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को स्पेशल पावर दी गई ताकि वो एसपीओ को अपॉइंट कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2007 में पहुंचता है जहां पे सोशलॉजिस्ट नंदनी सुंदर एंड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा इस मैटर को रेज करते हैं कि ये जो है इट वॉलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द ट्राइबल्स एंड इट गोज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट एज वेल, बिकॉज जो सिविलियंस है उसमें और जो पुलिस स्टेट है उसमें एक फ़र्क को आप ख़त्म कर दे रहे हैं जब आपकी सिविलियंस को एज अ पुलिस वेपन स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना। बट स्टेट के क्या आर्गूमेंट थे, स्टेट सेड कि सेंटर एंड यूनियन बोथ डिफेंडेड दिस पॉलिसी। यूनियन का ये कहना था कि उनका जो रोल है इट इज़ लिमिटेड टू द अप्रूवल ऑफ अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ एसपीओ फॉर ईच स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ ऑनेरियम अंडर द एसआरई प्रोविजंस। लेकिन स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी ट्रेनिंग की, डिप्लॉयमेंट की, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने की। एंड स्टेट का ये कहना था कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही इन एसपीओज की नियुक्ति की जा रही है। स्टेट क्लेम कि एसपीओ हैव बीन एबल टू थ्वॉट द डोजन माओइस्ट अटैक, की माओइस्ट घटनाओं में इनसे काफ़ी कमी देखने को पाई गई है। और स्टेट का कहना था कि इनके प्रोसीजर में ड्यू प्रोसेस जो है या ड्यू डिलीजेंस को फॉलो किया जा रहा है। 18 ईयर्स के अबव ही पीपल्स को इसमें हायर किया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इट गोज अगेंस्ट the article 14 which is right to equality and article 21 which is right to life and personal liberty। it noted कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट था जिसमें कि वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दी गई एग्जीक्यूटिव को कि अपॉइंट द एसपीओ विदाउट अ क्लियर कंडीशन ऑफ द सेफ गार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुदूम जो टास्क फोर्स थी इसको बैन कर दिया एंड दिस एंटायर मूवमेंट विच स्टार्टेड अगेंस्ट द नक्सल इट गोज ऑन अ हॉल्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये इस पूरे मूवमेंट की जर्नी को ट्रेस करता है। बट नक्सलिज्म के क्या रीज़न है और बाकी इसकी जो डायमेंशन है वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो दिस इशू डायरेक्टली बिकम इंपॉर्टेंट क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में वी विल सी अ कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ नक्सलिज्म। तो ये इशू हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द इलेक्टोरल डायनामिक्स एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो एडीआर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये पाया गया कि नियरली 30% ऑफ एमपी एंड एमएलए दे आर फेसिंग द क्रिमिनल केसेस। इफ वी सी इन द केस ऑफ एमपी 31% ऑफ एमपी हैव द सीरियस क्रिमिनल केसेस, और एमएलए की बात करें तो 29% ऑफ द एमएलए हैव द सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो वी हैव ऑल्सो मेड अ फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस criminalization of top politics. This is directly relevant under our GS3 electoral behavior, political behavior. So you must refer this video. This is a very researchful video for you. अब जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है तो उसका आउटकम क्या आता है, इस पर काफ़ी अच्छी एक क्लिप हमें मिली थी। इट शोज़ कि अभी जो रिसेंट मानसून सेशन हुआ, अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रेस करें तो इट इज़ ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बट यू कैन रिलेट ऑल्सो कि जैसे जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ेगा, आप एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं कि जैसे जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ेगा आपकी जो पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी है, यू विल ऑलवेज सी अ इनवर्स रिलेशन इन दैट कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ऐसे ग्राफ को आप अपने आंसर्स में बना सकते हैं। तो ये जो मानसून सेशन हुआ था इसमें लोकसभा की जो फंक्शनल टाइम था, इट ओनली फंक्शन 29% ऑफ इट्स अलॉटेड टाइम। इसी तरह से जो स्टार क्वेश्चन थे, इट ओनली आंसर्ड 8% ऑफ इट्स स्टार्ड क्वेश्चन। इसी तरह राज्यसभा के केस में अगर हम फंक्शनल टाइम देखें तो दैट वाज ओनली 34% कि दे ओनली फंक्शन फॉर द 34% ऑफ देयर सेंशन टाइम। इसके साथ ही जो स्टार्ड क्वेश्चन एंड ओरली रिप्लाइड आंसर थे, दैट फॉर्म्स ओनली 5%। अगर स्टेट की बात करें तो ये डेटा और भी स्केरी है। स्टेट असेंबली मेट फॉर एन एवरेज ऑफ जस्ट 20 days in 2024, which is a very concerning फिनोमिना फॉर द स्टेट असेंबलीज एज वेल। तो इट शोज़ कि कैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द इशू विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है टू फॉर्म द क्लियर गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया। तो इस तरह के इशू के केवल फॉर्म बदलते रहेंगे, बट द कोर इशू विल ऑलवेज बी कि आर्टिकल 19 जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आर्टिकल 21 दैट इज़ द लिव विद डिग्निटी, तो इन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा और केसेस बदलते रहेंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस जो जजमेंट्स आए थे इनमें काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि कोर्ट का कहना था कि when influencer commercialize free speech, because now you are not using it just a free speech, you have commercialized, so their comments have the capacity to hurt sentiment as well। साथ ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग देम इन टू द मेन स्ट्रीम वॉज कम्प्लीटली स्मैश। कि अगर आप किसी डिसेबल के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो आपकी जो फ्री स्पीच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है उनको मुख्य धारा में लाने का उसके अगेंस्ट जाता है। अब ये पूरा क्या इशू था, ये आप सभी को पता है कि कुछ कॉमेडियंस के कमेंट्स रिगार्डिंग द डिसेबल पीपल, तो इट द होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड अराउंड दैट। एंड सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि आर्टिकल 19 विच गिव्स यू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि इट कैन नॉट प्रिवेल ओवर 21 आर्टिकल 21। तो ये हमारे लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जब कभी भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 में डिलेमा होगा तो आर्टिकल 21 विल prevail over the article 19। तो सुप्रीम कोर्ट says in this judgment, तो what exactly they said कि the right to dignity emanates from the same constitution which the other people cite to protect their right to speech, which is article 19 freedom of speech and expression, and it cannot prevail over article 21 that is right to live with dignity। this is what it has to be। if there is a race between article 19 and 21, article 21 has to trump article 19, remark the bench referring to the constitutional guarantee of free speech and right to live with dignity। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है। यू कैन जस्ट कट कॉपी पेस्ट दिस कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस समय रैना केस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द इंडिया जापान रिलेशन। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली ही प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान विजिट हुई और आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज विजिट ऑन द एससीओ समिट। तो नाउ इंडिया जापान रिलेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इन दिस आर्टिकल हर्षवी पंत जी, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टडीज इन द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ही ट्रेस द इंडिया जापान रिलेशन कि कैसे इस जो करंट कंडीशन है टैरिफ की उसमें इंडिया जापान रिलेशन कैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कि जापान जो है इट इज़ लुकिंग टूवर्ड अ 10 ट्रिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया। तो ये किस किस फ्रंट में आ रहे हैं, सबसे पहले कि फिर सी कि जो लॉन्ग टर्म स्टेक है जापान का वो हमारे इकोनॉमी में बढ़ने वाला है। अगर आप देखिए कि जो E10 सीरीज़ के शैंक्शन इंजन है विच इज़ बीइंग यूज फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तो जापान ने
उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे देखेंगे तो 2008 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का, उस पे हम दोनों काम कर रहे हैं। साथ ही डिफेंस पार्टनरशिप इन अकॉर्डिंग्स विद द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। साथ ही दे प्रपोज की इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव विच विल कवर्स सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन एनर्जी। तो काफ़ी, और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो स्ट्रैटेजिक रूप से भी हम अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप डिजिटल पार्टनरशिप पे देखेंगे तो विच इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू कवर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज जापान इस तरह की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ्रंट रनर है। तो इंडिया एंड जापान इज वर्किंग टुवर्ड्स मल्टी डायमेंशनल एरिया। आप इसको मेंस में ऐसे बना सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक फ्रंट हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल फ्रंट हो गया, ये इकोनॉमिक फ्रंट हो गया, फिर यहाँ से 2-3 पॉइंट्स, इसके 2-3 पॉइंट्स और इसके 2-3 पॉइंट्स। तो इंडिया जापान रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो करंट विजिट है, ये यूएस का जो फैक्टर है उसको कैसे स्ट्रेटेजिक बैलेंस प्रोवाइड करती है, इसके दो रीजन सर ने काफ़ी अच्छे दिए थे। द रीजन सर कोटेड वाज कि फर्स्ट इट अंडरस्कोर द इंडियाज एबिलिटी टू एंगेज विद अ ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड अ नेबरिंग कंपटीटर विदाउट अलाउिंग वन रिलेशनशिप टू डिक्टेट ओवर द अदर। कि अभी आपने देखा होगा कि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी जापान से सीधा एससीओ के लिए निकल गए। तो ये शो करता है कि इंडिया की एबिलिटी को, कि कैसे इंडिया अपने एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है और अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी कॉम्पीट कर रहा है विदाउट अफेक्टिंग दीज रिलेशन। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। सेकेंडली, ये शो करता है कि कैसे इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को कंपार्टमेंटलाइज करा है, कि जहां एक हो टोक्यो के साथ हमारा फोकस इकोनॉमिक एडवांसमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन को लेके है और साथ ही इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को लेके है। तो दूसरी ओर बीजिंग के साथ हम मैनेज कर पा रहे हैं अपने जियोपॉलिटिकल टेंशंस को, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो स्टिल ओपन रहे। और देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट कि वी शुड नॉट पुट ऑल आर एप्पल्स इन वन बास्केट। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट को, अपने एरियाज को कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर में भी जो क्वाड है उसका जो सिग्निफिकेंस है इट गोज डाउन, बिकॉज यूएस का जो करंट टर्म में फोकस है इट इज़ मोर फोकस ऑन द डिसंगेजमेंट। और साथ ही जो यूएस की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, फॉर एग्जांपल जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यू विल सी ट्रम्प हैज़ इम्पोज अ हैवी टैरिफ ऑन दैट। तो क्वाड का जो सिग्निफिकेंस है आने वाले टाइम में वी माइट सी कि क्वाड विल बिकम इररिलेवेंट टू। लास्टली, कि जो इंडिया जापान की जो विजिट है ये एक मैसेज है दुनिया के लिए कि कैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिली है, कि हाउ इंडिया इज एबल टू मैनेज बोथ द फ्रंट विद द जापान एंड विद द चाइना एज वेल। सो ये जो लास्ट लाइन थी कि इंडिया, दिस विजिट विल हाईलाइट वन ऑफ द मोस्ट इंड्यूरिंग फीचर ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी, कि फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट लूजिंग स्ट्रेटजिक क्लैरिटी। तो ये जो लाइनें काफ़ी अच्छी थी, आप अपने मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमें एक नया फीचर देखने को मिल रहा है विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट द लूजिंग स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज न्यूज़ बिट। वी होप यू लाइक आवर इनिशिएटिव। आज की जो पीडीएफ है वो आपको तेज सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पर एक्सेस हो जाएगी, जिसका कि लिंक हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। थैंक यू।